हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th के अनसॉल्व पेपर का केमिस्ट्री का बताने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का 2020 का सेट नंबर 5NN अनसॉल्व पेपर है, जिसके पहले इसके 4 डाल दिए हैं, इसके चारों हो चुके हैं और फिजिक्स से भी आपके 5 सेट हो चुके हैं। इसलिए सारे पेपर अनसॉल्व सॉल्व करें, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। रहा आपका बायो का तीसरा खंड, वो भी हम अभी आगे करवाएंगे। पहले आप ये दोनों खंड कंप्लीट करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जो फिजिक्स वाले टीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं और काफ़ी टैलेंटेड भी हैं, इसलिए वो फिजिक्स का देखना बिल्कुल ना भूलें। और आपको अच्छी तरीके से वो सारे सवाल वगैरह जो भी होते हैं उसमें बहुत अच्छा समझा रहे हैं, तो आपको समझ में भी आएगा। चलिए देखते हैं अगला खंड का। में सबसे पहले बहुविकल्पी दिए होते हैं जो रसायन विज्ञान के होते हैं। तो बहुविकल्पी इसमें क्या है? पहला है शुद्ध जल का पीएच मान है, यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। हमने कई बार बताया है कि 0 से 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है, और जो 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, और जो 7 होता है वो उदासीन होता है। तो हमारा जल क्या होता है? उदासीन होता है। जल का कोई स्वाद होता है? अम्ल और क्षार नहीं, तो कोई स्वाद नहीं होता, इसलिए जल हमारा क्या है? उदासीन। तो जल का पीएच मान हमारा क्या होगा? 7। और यहाँ पे कह रहा है कि जो 14 है वो क्षार होगा, और जो 1 है 0 है ये अम्ल होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा 7। क्या होगा? ये 7 नंबर, तीसरा नंबर जहाँ 7 लिखा हुआ है। ख नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से क्रिया करती है। यानी साधारण ताप पर जल से वाटर यानी पानी से क्रिया कौन सी धातु करती है? यहाँ पे लोहा है, ये भी जल से क्रिया नहीं करता। जस्ता है, ये भी साधारण ताप पर ये भी नहीं करता है, और कॉपर भी तो करता ही नहीं है। इसके बाद ये बचा लास्ट हमारा सोडियम। सोडियम जो है ये हमारा जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कई बार हमने अभी क्रिया में बताया भी है, जब सोडियम जल से क्रिया करेगा तो कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसका राइट आंसर होगा चौथा, सोडियम। अगला क्वेश्चन है इसमें प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। अभी पीछे हमने आयुपेशी नाम बताए हुए हैं, दूसरे तीसरे सेट में भी हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है? प्रोपेनल। इसमें ये देखना है कि लास्ट में कौन सा समूह आ रहा है। अल आ रहा है, तो अल हमारा एल्डिहाइड समूह का होता है। किसका होता है? एल्डिहाइड। अल क्या है हमारा? एल्डिहाइड समूह का है, और एल्डिहाइड समूह में हमारा क्या जुड़ता है? लास्ट में अल लगता है, और इसका समूह क्या है? समूह इसका है CHO। ये तो ये हमारा कहाँ पे दिए हुए हैं? पहले नंबर में। तो इसीलिए हमारा कौन सा सही होगा? ये पहला नंबर। इसका राइट आंसर होगा पहला, सिंगल बॉन्ड CHO, जहाँ सिंगल बॉन्ड के आगे आगे एल्किल समूह लगाए जाएंगे इसका, इसलिए प्रोपेनल का होगा CHO, और C डबल बॉन्ड O ये कीटोन समूह है। OH है जो आपका ये अल्कोहल है, और C डबल OH है ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह है, जिसमें लास्ट में OH अम्ल जोड़ा जाता है। ऐसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा सारे विकल्प, इसलिए तुक्का ना लगाएं। चारों चीज़ें समझें कि इसमें पूछ क्या रहा है प्रश्न को, और देखें कि बाकी के 3 क्या कह रहे हैं। अलग अलग चीज़ है, इसलिए सोच समझ के ही टिक करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वें में पूछा गया है फॉर्मल्डिहाइड और एस्टिक अम्ल का आयुपेशी नाम। हमने पिछले वाले सेट में भी बताया है कि आयुपेशी नाम ऐसे कोई सेट नहीं है, ज़्यादातर हर सेट में आयुपेशी नाम और अभिक्रिया दी गई हैं, इसलिए ध्यान दें आयुपेशी नाम और अभिक्रियाओं में ज़्यादातर समझें। देखिए फॉर्मल्डिहाइड और एस्टिक अम्ल का आयुपेशी नाम पूछ रहा है, और रासायनिक सूत्र भी साथ में पूछ रहा है। फॉर्मल्डिहाइड यानी किस समूह का है ये? एल्डिहाइड आ रहा है लास्ट में। आप ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड को बोलते समय लास्ट में क्या आ रहा है? एल्डिहाइड। तो ये किस समूह का है? एल्डिहाइड का। तो अगर इसमें CHO लगा देंगे तो ये सबसे पहले तो ये देखेंगे प्राथमिक सदस्य है। एल्डिहाइड समूह का प्रथम सदस्य है जो कि मेथ आता है, तो इसमें लगा देंगे अगर HCHO, ये सॉरी C नहीं लगा है आगे, ये कोष्टक लगा हुआ है ये,
आपका, ध्यान दीजिएगा, HCHO क्या है यहाँ पे, HCHO। तो एक कार्बन है, एक कार्बन वाला होता है मेथ, और एल्डिहाइड समूह के लास्ट में क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं, तो इसका आयुपेशी नाम हो जाएगा मेथेनॉल, और इसका रासायनिक सूत्र होगा HCHO। अगला है एसिटिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH। और COOH किस समूह का सदस्य क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है। तो ध्यान दीजिए कार्बोक्सिलिक समूह में लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ओइक जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ओइक। तो दो कार्बन हुए, तो दो कार्बन वाला हमारा क्या होगा, एथ, तो इसको पढ़ेंगे एथेनोइक अम्ल। कौन सा है, एथेनोइक अम्ल। आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण, देखिए फिर से इसमें आ गए, पिछले क्वेश्चन वो पिछले सेट में भी थे। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है CaSO4 × H2O, या हाफ H2O भी लिख सकते हैं, या तो सिंगल H2O भी लिख सकते हैं, तो भी सही है। तो यहाँ पे CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, जब क्रिया कराएंगे गर्म करेंगे तो यहाँ पे बनेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस जल। क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस जल बनेगा हमारा। खाने का सोडा को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं, उसी मीठा सोडा जो कहते हैं वही आपका ये खाने का सोडा है। इसका सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, का रासायनिक नाम है, सूत्र होगा NaHCO3। जब इसको गर्म करेंगे तब बनेगा सोडियम कार्बोनेट यानी धामन सोडा, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग हो जाएगी, यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस CO2 गैस बनेगी। क्योंकि आगे इसमें हल करने के लिए हमने बैलेंसी पूरी करने के लिए 2 लगाया है। अगर सिंगल NaCO3 होगा तो हमारा NaCO3 तो बन जाएगा, लेकिन एक H बचता है कि कहीं हल नहीं हो रहा है, इसलिए हमने आगे 2 लगाएंगे। जब आगे 2 लगाएंगे तो Na2CO3 बनेगा, और CO3 की संख्या कितनी हो गई है, यहाँ पे 2। CO3 हमारे 2 हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे एक CO3 लगा दिया, और एक बचा तो एक CO2 यहाँ लिख दिया, और एक इससे ऑक्सीजन बचता है और 2 हाइड्रोजन बचते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, जल। उम्मीद है कि आपको अब क्रिया समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि आपको अब क्रिया समझ में आ गई होगी। चलिए अगला नंबर देखते हैं। ग नंबर में इसमें पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग व आवर्त लिखिए। देखिए अभी ये पिछले सेट में ये 5 नंबर है, 4th सेट में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि 287 वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व का नाम बताइए, आवर्त सारणी में वर्ग स्थान बताइए। सेम यही क्वेश्चन था, उसमें बस चेंजिंग हो गई थी कि 287 उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया था, यहाँ पे उसका परमाणु क्रमांक दे दिया गया है 287 यानी 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वो परमाणु क्रमांक कौन सा होगा, ये परमाणु क्रमांक क्लोरीन होगा। कौन सा होगा, क्लोरीन होगा, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, और आवर्त सारणी में इसकी संख्या तीसरी है, तीसरे आवर्त में रखा गया है। और जो वर्ग है वर्ग इसका 7A, किस वर्ग में रखा गया है, 7th A वर्ग में इसको रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, खनिज तथा अयस्क को परिभाषा में उदाहरण लिखिए। खनिज और अयस्क की परिभाषा लिखना है। देखिए खनिज और अयस्क पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी में यानी पृथ्वी में जो भूपर्पटी प्राकृतिक रूप से यानी जमीन से जो चीज़ें निकाली जाती हैं उन तत्वों को क्या कहते हैं, खनिज या यौगिक कहते हैं। यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और अयस्क क्या है, जिस खनिज से शुद्ध धातु सफलतापूर्वक यानी जो खनिज प्राप्त होते हैं उनमें से धातु जो धातुएं बनाई जाती हैं सफलतापूर्वक तथा कम खर्च में भी प्राप्त की जाए वो क्या कहलाता है, हमारा अयस्क कहलाता है। क्या कहलाएगा, आपका अयस्क कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। ये भी आधुनिक आवर्त नियम भी आपका पिछले सेट में हो चुका है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप फिर से हम आपको दोनों चीज़ बताएंगे, दोनों नियम बताएंगे। दोनों एक दूसरे की विपरीत हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, बहुत सरल है, समझ में आ जाएंगे आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए शेयर करिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो, बहुत कम बच्चे हैं अभी लाइव, ज़्यादा शेयर करिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीव का नियम क्या है? देखिए, मेंडलीव का नियम तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी जो तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण है, किसी भी तत्व के कह रहा है, मेंडलीव के अंतर्गत जितने भी तत्व हैं, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म दोनों किसके फलन होते हैं? परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, वो मेंडलीव नियम होता है। और जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांकों के फलन होते हैं, वो आधुनिक आवर्ती नियम होता है। बस इतना सा अंतर है इसमें। परमाणु भारों के फलन होता है जो, वो होता है मेंडलीव का नियम, और जो परमाणु क्रमांकों का फलन होता है वो होता है आधुनिक आवर्त नियम। परमाणु भार मेंडलीव और परमाणु क्रमांक आधुनिक। इतना याद रखना है, जिनके वो तत्व जिनमें भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, वो मेंडलीव का नियम कहलाता है। जो परमाणु क्रमांकों के फलन होते हैं वो आधुनिक आवर्त नियम कहलाता है। ऐसा है कि आपको दोनों नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्या अंतर है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिक, संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। दूसरा है सजातीय श्रेणी। तीसरा साबुन तथा मार्जा की निर्मलन अभिक्रिया। संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक आपके सेट नंबर 2 में हो गई है, फिर भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। चलिए पहले देख लेते हैं संतृप्त और संतृप्त क्या है। ये है आपका, ये है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिन यौगिकों से कार्बन परमाणु, जिन यौगिकों में कार्बन परमाणु क्या है? जिन यौगिकों में कार्बन परमाणु, जिन यौगिकों में कार्बन परमाणु आपस में केवल एक आबंध से जुड़े होते हैं, ये हमने पहले भी सेट में बताया है। जो एकाल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं वो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं वो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। यहाँ पे जिन यौगिकों में कार्बन परमाणु, सिर्फ कार्बन में ही बॉन्ड लगता है, हाइड्रोजन में नहीं लगता, याद रखिएगा। कार्बन के मध्य ही बॉन्ड लगता है, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो। जिन यौगिकों में कार्बन परमाणु आपस में केवल एक आबंध से जुड़े होते हैं संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। जैसे कि मेथेन, इसके अंतर्गत एल्केन श्रेणी आता है, तो जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मेथेन की संरचना बनाई है। इसका सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। इसकी हमने संरचना बनाई है, ये C और चारों तरफ हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगी? मेथेन की संरचना। एथेन है, एथेन का सूत्र होता है C2H6। क्या होता है? C2H6। एथ में 2 कार्बन होते हैं, ये 2 कार्बन, और चारों तरफ इसके हाइड्रोजन लगा देंगे तो 6 कार्बन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 कार्बन हो जाएंगे। तो ये है आपकी मेथेन और एथेन की संरचना। चलिए अगला संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखते हैं क्या है। अभी बस समझा तो दिए ही हैं, फिर भी एक बार डेफिनेशन आप देख लीजिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिन यौगिकों में कार्बन परमाणु द्वि अथवा त्रिक आबंध से, हमने बताया अभी जिन यौगिकों में कार्बन परमाणु डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं वो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्योंकि इसमें बॉन्ड लग जाते हैं तो जो +2 लगा रहता है संतृप्त में, वो +2 की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि इसमें बॉन्ड की संख्या बढ़ जाती है। जैसे कि एथिलीन की संरचना बनाई है, एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। क्या होता है? C2H4। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कार्बन लगे हैं और बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए नीचे की तरफ हम हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे और ये ऊपर की तरफ या इधर सामने हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये हमारी क्या होगी? जहाँ पे बीच में अगर डबल बॉन्ड लगा है तो ये जो नीचे हाइड्रोजन की संख्या होती है ये नहीं लगाएंगे। इसलिए ये क्या है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है। क्या लगा है? डबल बॉन्ड। तीसरे में देखिए, ये दूसरा उदाहरण है एसिटिलीन। ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसका सूत्र होता है C2H2। क्या होता है? C2H2। ट्रिपल बॉन्ड लगा है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है उसमें ना ऊपर हाइड्रोजन लगाएंगे और ना ही नीचे लगाते हैं। चलिए अगले उसमें देखते हैं किसमें टिप्पणी पूछ रहा था। और संतृप्त हो गया आपका, संतृप्त हो गया। सजातीय श्रेणी भी उसमें पूछ रहा था। सजातीय या उसी को समजातीय भी बोलते हैं। सजातीय या समजातीय भी उसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजातीय अथवा समजातीय। इसलिए देखिए कई बार भी इसको बता दिए हैं, पिछले सेट में भी 2 बार पूछ चुकी है, इसलिए इसको फिर से बता रहे हैं। इसमें समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक, समान क्रियात्मक समूह एक सा हो,
जिसमें ऑल हो या अल हो, जो भी समूह लगा हो, एक से लगा हो सभी यौगिकों में, समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक को जब उनके बढ़ते या घटते हुए अणुभार के क्रम में रखा जाता है तो प्राप्त श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी उनके परमाणु क्रमांक बढ़ते या घटते दोनों के अनुसार रखेंगे तो भी एक सी श्रेणी बनेगी, जिसको हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत के बीच CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर? जैसे संतृप्त यौगिकों में, संतृप्त यौगिक में एल्केन आता है, अभी बताया है। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन सब में CH2 का अंतर होगा। यहाँ पे एक कार्बन है तो एथ है, यहाँ पे एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई तो ये एथेन हो जाएगा। और यहाँ पे 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक कार्बन की संख्या और 2 हाइड्रोजन की संख्या बढ़ी तो ये क्या है? प्रोपेन है। यानी CH2 का अंतर होता गया। अगला इसमें पूछे था, अगले एक टिप्पणी और पूछे है साबुन तथा अपमार्जक के बारे में। देख लीजिए, साबुन तथा अपमार्जक का निर्मलन। तो यहाँ पे जो साबुन का होगा आपका वो अलग होगा और तथा लगा है, इसलिए अपमार्जक का निर्मलन अलग होगा। तो यहाँ पे हमने अभी ये अपमार्जक के बारे में बताया है। क्या बताया है? अपमार्जक के बारे में। साबुन का भी आपको दिखा रहे हैं, सॉरी साबुन का इधर पीछे है, 1 मिनट, ये आपका रहा। पिछले सेट में भी पूछे था साबुन तथा अपमार्जक का निर्मलन, तो ये साबुन के बारे में है। अपमार्जक का भी हमने आपको आगे दिखाया, बताएंगे। तो पहले साबुन का पूछ रहा है तो साबुन का देखेंगे। ये सिर्फ आपका साबुन के बारे में है, ये जो पूछ रहा है ये आपका साबुन के बारे में है। चलिए देखते हैं। अपमार्जक, सॉरी ये अपमार्जक है, साबुन नहीं, ये आपका क्या है? अपमार्जक है। साबुन वो पीछे वाला था। चलिए पहले अपमार्जक देख लीजिए। ये क्या है? आपका अपमार्जक, ये हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया था। ये आपका अपमार्जक की निर्मलन अभिक्रिया है, साबुन की आगे है। तो पहले अपमार्जक वाला देख लीजिए। अपमार्जक 10 या अधिक कार्बन, मतलब अपमार्जक में 10 या 10 से अधिक भी कार्बन वाले अल्कोहल के सल्फ्यूरिक अम्ल व्युत्पन्न सोडियम के लवण होते हैं। इसमें कितने? अपमार्जक में 10 या अधिक कार्बन वाले अल्कोहल के सल्फ्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न सोडियम के लवण होते हैं। अपमार्जक का शुष्क रूप बाजार में मिलता है। अपमार्जक जिसको आप धोना निरमा बोलते हैं, वही है आपका डिटर्जेंट या अपमार्जक, उसी को बोलते हैं। शुष्क रूप में बाजार में मिलने वाला एक डिटर्जेंट पाउडर है, इसको क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट पाउडर। सोडियम लॉरेल सल्फेट महत्वपूर्ण अपमार्जक है। सोडियम लॉरेल सल्फेट क्या है? सबसे एक महत्वपूर्ण अपमार्जक है। और जो ये डिटर्जेंट होता है, कठोर और मृदु जल दोनों ही प्रकार में झाग उत्पन्न करता है, चाहे वो खारा पानी हो या मीठा पानी हो, दोनों प्रकार से उसमें झाग उत्पन्न करेगा। जैसे इसकी विधि देखिए, लॉरेल अल्कोहल को सांद्रेष्टि-सल्फोर की अभिक्रिया कराने पर लॉरेल सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? लॉरेल सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा। तो इसका सूत्र है ये C12H25OH प्लस H2SO4। ये लॉरेल सल्फ्यूरिक अल्कोहल मिलाएंगे, C12H25 लॉरेल है और लॉरेल अल्कोहल। इसमें जब अल्कोहल मिलाएंगे और अम्ल मिलाएंगे तो बनेगा लॉरेल सल्फ्यूरिक अम्ल C12H25OSO3H। या तो फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, C12H25HSO4, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, C12H25 और क्या आपका HSO4, क्योंकि यहाँ पे 3 लगा है और एक ये बीच में लगा है, तो अगर इसको जोड़ भी देंगे तो भी सही माना जाएगा। और प्लस क्या है? जल। क्या है आपका? प्लस जल है ये। आप आशा करते हैं अपमार्जक की क्रिया समझ में आ गई होगी। अब बचा आपका साबुन। क्या बचा? ये अपमार्जक की थी साबुन। साबुन की चलिए हम इसमें अभी नीचे दिखा दे रहे हैं। साबुन, ये रहा आपका साबुन। ये साबुन बनाने की प्रक्रिया है। अभी हमने आपको अपमार्जक वाली दिखाया था, दोनों पूछ रहा था साबुन तथा अपमार्जक के बारे में। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। जिसमें उच्च मात्रा में उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं?
साबुन, साबुन मृदु जल के साथ अधिक और कठोर जल के साथ कम। ये अपमार्जक जो अपमार्जक या डिटर्जेंट होता है वो मृदु जल और कठोर जल के साथ दोनों के साथ झाग उत्पन्न करता है, लेकिन जो ये साबुन होती है तो कठोर जल के साथ कम और मृदु जल के साथ ज़्यादा झाग उत्पन्न करती हैं। साबुन वसाओं को NaOH अथवा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर बनते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? साबुनीकरण। अगर आपकी साबुनीकरण में टिप्पणी पूछता है तो भी आपका यही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, इसमें आप क्रिया देखते हैं इसकी। ये CH2OCOR, आर का मतलब साबुन का सूत्र होता है C17H35, सॉरी 1 मिनट, C17H35। तो यहाँ पे जहाँ आर लगा है तो ये लगा सकते हैं, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH2 और COO, ये OCO लिखा है तो एक जगह भी लिख सकते हैं। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बता दे रहे हैं हम दोबारा से रिएक्शन करके, CH2 COO और R की जगह लिख देंगे 1 मिनट C17 और H35, ये आपका रहा। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं CH2 COO और R की जगह C17H35। इसी प्रकार से इसमें और इसमें ये तीनों जगह आप ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे NaOH तीनों जगह लगा है, ये तो लगेगा ही आपका। जब आगे रिएक्शन कराएंगे तो CH2OH CHOH CH2OH ये भी आपको बनेगा, लेकिन प्लस लगा के जहाँ पे 3R लिखा है तो वहाँ लिख देंगे C17H35 COONA। तो यहाँ 3 बार है, 3 बार हो जाएगा ये सारी चीज़ें, तो यहाँ इसलिए 3 लगाया गया है। तो आपको अब क्रिया अगर ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो ये यहाँ पे C17H35 भी लगा करके हल कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ये चीज़। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। अथवा, अथवे में इसे 8वें क्वेश्चन में अथवे भी दिए होता है, या आप टिप्पणी लिख सकते हैं या तो फिर आप इसमें अब क्रिया रिएक्शन करा सकते हैं, ये जिसमें पूछा रहता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले पूछा है एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित अभिक्रियाएं कराना है। एथेनोइक अम्ल के साथ सारी रिएक्शन करानी है। तो सबसे पहला है एस्टरीकरण। क्या है एस्टरीकरण? एस्टरीकरण को मतलब जब एस्टरीकरण कराएंगे एथेनोइक अम्ल से तो क्या बनेगा? एस्टरीकरण एथेनोइक अम्ल से क्रिया कराने की ही, जब एथेनोइक अम्ल को एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएंगे वही तो एस्टरीकरण कहलाता है, जिससे एस्टर बनता है। कई बार बताया है हमने आपको, ये पीछे भी सेट में हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से बता रहे हैं। ये CH3COOH आपका है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल भी इसी को बोलते हैं। और CH2H5OH है एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल। जब अम्ल की और दोनों अम्लों के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? ये एथिल एसीटेट, या इसी को बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। याद रखिएगा एस्टरीकरण क्रिया में एस्टर भी पूछता है। तो यह CH3COO C2H5 ये एथिल एसीटेट है, इसी को एस्टर बोलते हैं। और प्लस 2 हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन बचता है, तो जिसकी मात्रा जल होती है, तो आगे क्या बनेगा? जल बनेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें दूसरा नंबर पूछा गया है NaOH के साथ अभिक्रिया किसकी करानी है? एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया किससे करानी है? NaOH की। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, अभी ऊपर भी बताया है, ये भी CH3COOH एथेनोइक का है। और NaOH के साथ कराना है तो प्लस लिख देंगे NaOH, तो बनेगा सोडियम एसीटेट। क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट, और प्लस जल की मात्रा बचेगी। CH3COOH NaOH से क्रिया करेगा तो CH3COO और इसका Na ले लेंगे तो ये बनेगा सोडियम एसीटेट, और एक ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो यहाँ बनेगा जल। आशा है कि आपको समझ में आ रही होंगी अब क्रियाएं। चलिए अगला देखते हैं इसमें। अगला नंबर है इसमें NaSCO3 के साथ अभिक्रिया, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अभी पिछले वाले सेट में भी ये सारी अभिक्रियाएं बताई हैं। NaHCO3 के साथ अभिक्रिया यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब एसीटेट करता है तो यहाँ भी बनेगा सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल। इसमें CH3COO और Na लेंगे, फिर इसके बाद हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? एक ये तो 2 H, तो यहाँ लिख दिया H2 और CO3 पूरा है तो O का एक यहाँ जोड़ देंगे तो जल बन जाएगा। बचेगा यहाँ पे CO2, तो प्लस करके CO2 लिख देंगे। चलिए अगला नंबर, इसमें अगली रिएक्शन देखते हैं कौन सी है। Na2CO3, ये NaSCO3 और Na2CO3 की सेम है, थोड़ा सा बस इसमें संख्याओं का अंतर है वैलेंसी का। चलिए देख लेते हैं।
देखिए Na2CO3, जब Na2 यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 हो जाती है, इसलिए हमें सारी संख्याओं पे 2 लगाना पड़ता है। यहाँ पे CH3COOH और यहाँ पे Na2CO3 है, तो जब CH3COO Na अगर बनाते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या हमारी 1 होती है, जो कहीं नहीं आ पाती, इसलिए हम आगे 2 लगाएंगे। जब आगे 2 लगाएंगे तो 2CH3COO ये C है, 2CH3COO Na प्लस हमारे 2 हाइड्रोजन बचेंगे, आगे 2 लगा दिया, और इसका 1 ऑक्सीजन बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे H2O, फिर यहाँ बचेगा CO2, तो प्लस लगा करके आगे CO2 लगा देंगे। चलिए आपकी रही आपकी अभिक्रियाएं, और इसी में खा नंबर पूछा गया है। खा नंबर पूछा है, क्या है देख लेते हैं। खा नंबर में भी अभिक्रियाएं ही दी हुई हैं। निम्न अभिक्रियाओं को लिखिए, मतलब इसमें पूछा गया है कि ये निम्न अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, लिखिए। मेथेन की दहन अभिक्रिया, यानी मेथेन का जब दहन कराते हैं तो क्या होता है। मेथेन की दहन अभिक्रिया, मेथेन दहन का मतलब ऑक्सीजन से दहन कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। मेथेन का सूत्र होता है CH4, दहन का मतलब O2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ बनेगा CO2, और हाइड्रोजन 4 हैं तो 2H2 और ऑक्सीजन 2 बचते हैं, तो यहाँ बचेगा आगे 2H2O। दूसरा नंबर इसमें पूछा गया है, एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया क्या है। एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया, यहाँ पे योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण में भी बताया है, बस वही उदाहरण पूछ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं C2H4, इस प्रकार से बताया है, तो वहाँ पे C2H4 भी लिख सकते हैं, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते हैं, वही चीज़ होता है। और प्लस H2 जब संख्या लिखेंगे तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये एथ ही होता है, और या तो फिर इस प्रकार से शॉर्ट में लिखेंगे तो C2H6 लिख सकते हैं, ये होता है एथेन का सूत्र। क्या है, तो जब एथिलीन की क्रिया कराते हैं जल हाइड्रोजन से तो क्या बनता है, एथेन बनता है। सॉरी, क्या बनेगा, एथेन बनेगा। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल योजन, यानी जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। 1 मिनट। CaSO4 इंटू हाफ H2O जब जल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा। ये क्या बनता है हमारा, जिप्सम। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करता है तो जिप्सम बनता है। CaSO4 इंटू 2H2O ये क्या है आपका, जिप्सम। क्या है, जिप्सम। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी इसी को POP भी बोलते हैं। तो ये POP आपका, जब POP जल से क्रिया करता है तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सूत्र याद करें, जिससे रिएक्शन बनाने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होती है। इसलिए आप जैसे हम नाम बताते हैं तो अलग से एक नोट्स बना के रखिए, जब वीडियो चालू करते हैं जिसका नाम बताते जाते हैं आप नोट करते जाइए, ताकि आपको दोबारा से कन्फ्यूजन ना हो और क्लियर हो जाए। और जो बच्चे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, अब अगला सेट बनाएंगे, अगले सेट में इंतज़ार करिए। धन्यवाद।